वेलकम फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब चैनल एपीएस स्टडी हब। पिछली क्लास में हमने जो बात की थी वो हमने बात की थी संविधान सभा के संदर्भ में। आज हम बात करने वाले हैं उसी से संबंधित आगे की बढ़ी। पिछली क्लास में हमने जो है वो मेरे ख्याल से वाचन पर हमने जो है वो बात छोड़ दी थी। आज हम उसी वाचन से जो है वो हमारी बातें शुरू करने वाले हैं। तो आज की जो टॉपिक है हमारा वो है वाचन, या इसको रीडिंग्स बोल देते हैं। मैंने शायद आपको पिछली क्लास में बताया था कि जब प्रारूप समिति ने प्रारूप तैयार कर संविधान सभा के सामने रखा तो उस प्रारूप पर, उस फॉर्मेट पर संविधान सभा के सदस्यों में हुई थी चर्चा, और उसी चर्चा को, उसी प्रारूप को पढ़ना है, उसी को हमने वाचन कहा था। तो प्रारूप समिति द्वारा तैयार किए गए उस प्रारूप पर टोटल 3 बार जो है वो रीडिंग सेशन चले थे, और उन्हीं को ही हमने 3 वाचन के रूप में पढ़ना है। तो सबसे पहली बात, टोटल कितने वाचन हुए, तो हम कहेंगे सब 3 वाचन हुए थे। सबसे पहला जो वाचन है, रीडिंग का सबसे पहला जो सेशन है, वो स्टार्ट हुआ था 4 नवंबर 1948 से। 4 नवंबर 1948 वो तारीख है जब हमारे संविधान को पहली बार पढ़ा गया था। और ये जो रीडिंग के सेशन है, ये जो रीडिंग 4 नवंबर को जो चली थी, ये पूरे 5 दिन तक चली थी, यानी कि ये ख़त्म हुई थी 9 नवंबर 1948 को। 9 नवंबर 1948 को ये रीडिंग जो है वो ख़त्म हो गई। पूरे 5 दिनों तक सेशन करने के पश्चात इन्होंने संविधान सभा की कार्यवाही स्थगित कर दी। और फिर जो है सेकंड सेशन जो है रीडिंग का, वाचन का, वो शुरू हुआ। बात करें दूसरे वाचन की, तो दूसरा जो वाचन है वो शुरू हुआ था 15 नवंबर 1948 को, और ये ख़त्म हुआ था 17 अक्टूबर, ध्यान से सुनना, 17 अक्टूबर 1949 को। शुरू हुआ था 1948 को, ख़त्म हुआ 1949 को, यानी कि लगभग 1 वर्ष तक ये रीडिंग सेशन चला ही था। बहुत बड़ा ये रीडिंग सेशन था। 12,000 से ऊपर संविधान संशोधन इसमें हो गए थे। ठीक, फिर आगे हम बढ़ते हैं हमारे तीसरे रीडिंग सेशन, तीसरे वाचन पर। तीसरा जो वाचन है वो शुरू हुआ था 14 नवंबर 1949 को, और ये वाचन खत्म हो गया था 26 नवंबर 1949 को। मित्रों, 26 नवंबर 1949 वो तारीख है जिस दिन हमारा संविधान पूर्णतः बनकर तैयार हो चुका था, कंप्लीट हो गया था हमारा भारतीय संविधान। इस तारीख को ध्यान से सुनना। 14 नवंबर की अगर मैं बात करूं, यहाँ से हम शुरू कर देते हैं। 14 नवंबर की तारीख को हमारे संविधान सभा के जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, हाँ, डॉक्टर भीमराव राव, उन भीमराव राव जो अम्बेडकर ने एक प्रस्ताव जो है वो 14 तारीख को पेश किया था, और उस प्रस्ताव का नाम था कॉन्स्टिट्यूशन एज पास्ड बाय द असेंबली। ऐसा कुछ प्रस्ताव जो है वो उन्होंने पेश किया था 14 तारीख को, और उस प्रस्ताव पर बहस वगैरह करने के पश्चात 26 नवंबर 1949 को उस प्रस्ताव को पास कर दिया गया था। और जैसे ही वो प्रस्ताव पास हुआ, वैसे ही हमारा संविधान का निर्माण कार्य पूरा हो चुका था। यहाँ तक 26 नवंबर। लेकिन आपको शायद पता ये हो कि अगर हमारे संविधान के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी भी आपको पता है, तो आपको ये पता होगा कि हमारा भारतीय संविधान लागू कब हुआ था। जी हाँ, 26 जनवरी 1950, बिल्कुल सही। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू था, और बना कब? 26 नवंबर। तो ऐसे क्या वजह थी साहब कि 26 नवंबर को बनकर तैयार था, फिर भी हमने लागू जनवरी को किया? क्या कारण थे? क्या कोई ऐतिहासिक कारण था या कुछ और ही कारण थे? वो भी हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले थोड़ी बहुत और बातें। 26 नवंबर की तारीख जो है उसको वर्तमान में सरकार जो है वो एक दिवस के रूप में बनाने लग गई है। हाँ, और वो दिवस है विधि दिवस या संविधान दिवस। वर्तमान सरकार जो है वो उसको विधि दिवस या संविधान दिवस के रूप में 26 नवंबर को बनाने लग गई है। और 26 नवंबर को गणतंत्र दिवस हम बनाते ही आए हैं, वो तो कॉमन सी बात है। चलिए आगे हम बात करते हैं।
26 नवंबर के बारे में थोड़ी बहुत जानकारियां और भी हैं साहब। प्रश्न ये आता है कि जिस दिन हमारे संविधान बनकर तैयार हो चुका था, यानी कि मैंने आपको बताया उस प्रस्ताव को पास किया था, और ये वो लास्ट तारीख है, तो इस दिन जो है वो संविधान सभा में टोटल कितने सदस्य उपस्थित थे, ये प्रश्न भी आ जाता है। तो ध्यान से सुनना, इस तारीख को टोटल उपस्थित सदस्यों की संख्या थी 284 और इन 284 में से 8 सदस्य जो हैं वो क्या थी, महिलाएं थी, फीमेल थी, महिला सदस्य भी थे। ऐसे भी प्रश्न जो हैं वो कई बार फैक्चुअल रूप में बन जाते हैं। तो यहाँ तक क्लियर। पहला वाचन 4 नवंबर से 9 नवंबर तक, दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक, तीसरा 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक। 26 नवंबर 1949 को हमारा भारतीय संविधान बनकर तैयार था और इस दिन उपस्थित सदस्यों की संख्या थी 284, जिसमें से 8 थी महिलाएं। इस दिन को हम विधि दिवस या संविधान दिवस के रूप में मना रहे हैं, वर्तमान सरकार में मना रहे हैं। आगे हम बात करते हैं। वाचन हमारे कंप्लीट। अब एक छोटा सा टॉपिक है संविधान सभा में ही अधिवेशन, उस पर भी हम बात कर लेते हैं। सेशंस या अधिवेशन जो है वो इसको बोल देते हैं। यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न आ जाता है कि संविधान सभा में टोटल कितने अधिवेशन हुए थे। तो ध्यान से सुनना, संविधान सभा में कुल अधिवेशनों की जो संख्या है वो 12 मानी गई है। कई बुक्स में 11 भी मिलेगा, कई में 12 भी मिलेगा। 12 अधिवेशनों की संख्या है। सबसे पहला जो अधिवेशन है वो हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, जब पहली बैठक हुई थी। उसके बाद जो 11वां अधिवेशन है, ध्यान से सुनना, जो 11वां अधिवेशन हुआ था वो हुआ था 26 नवंबर 1949 को। प्रश्न की लैंग्वेज जो है वो 11 और 12 डिसाइड करेगी कि वो अधिवेशन कौन से पूछ रहा है। और 12वां और अंतिम अधिवेशन, ध्यान से सुनना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। 12वां और अंतिम अधिवेशन जो है वो हुआ था 24 जनवरी 1950 को। ध्यान से सुनना मित्रों, हमारा संविधान 26 जनवरी को लागू हो रहा है, ये मैंने जानबूझ के गलत नहीं लिखा है, ये 24 जनवरी ही है। 24 जनवरी 1950 को हमारे संविधान सभा की 12वीं बैठक या 12वीं अधिवेशन हुआ था। इस बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे, उन पर भी हम बात करेंगे। ठीक है, पहले मैं यहाँ तक बता दूं कि प्रश्न की लैंग्वेज किस हिसाब से पूछी जाती है। अगर प्रश्न ये बने कि संविधान के निर्माण तक, ध्यान से सुनना, संविधान के निर्माण तक संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे, तो निर्माण नवंबर तक कितने अधिवेशन हुए, 11। और अगर ओवरऑल वो पूछ ले कि संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे, तब आंसर 11 नहीं आएगा, तब आंसर आएगा 12। तो प्रश्न की लैंग्वेज समझ लेना। चलिए, ये अधिवेशन का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, वो हम क्लियर कर चुके हैं। अब मैं आपको बता दूं कि जो 12वीं बैठक हुई थी 24 जनवरी को, उस बैठक में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें जो हैं वो हुई थी। सबसे पहली बात, यहाँ से प्रश्न आएगा, सबसे पहली बात कि इसी दिन हमारे देश में जो है वो, या तो मैं कहूँ हमारी संविधान सभा ने इसी दिन हमारे राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था। यही वो तारीख है जब जनगण मन को राष्ट्रीय गान के रूप में संविधान सभा ने अपनाया था, 24 नवंबर। और उसके अलावा इसी तारीख को वंदे मातरम को हमारा राष्ट्रीय गीत के रूप में जो है वो स्वीकार किया गया था। ठीक, और अगर आपको पता हो राष्ट्रीय गान के लेखक कौन और राष्ट्रीय गीत के लेखक कौन, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर डालना। चलिए, और तीसरी बात भी हम कर लेते हैं। तीसरा क्या था सर? तीसरा ये था कि इसी दिन, ध्यान से सुनना, इसी दिन जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था हमारे देश का पहला राष्ट्रपति। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। मेरे ख्याल से आप सबको पता है कि हमारे देश के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
है ना। और आपको ये भी पता है कि हमारा संविधान लागू कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। लेकिन इनके बीच में एक जो है कॉन्सेप्ट और आता है 24 जनवरी का। हमें यह पता है कि राष्ट्रपति बने थे राजेंद्र प्रसाद, लेकिन बने कब थे ये भी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो वो तारीख क्या थी, 24 जनवरी 1950 की तारीख थी। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई, ठीक है। एक चौथा कॉन्सेप्ट जो है वो इसमें और है, और वो अति महत्वपूर्ण है, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन उस पर बात तब होगी जब हमें पीछे का थोड़ा सा आइडिया हो सके। मैं वापस जो है वो आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में लेके चल रहा हूँ। मैंने आपको बताया था कि हमारा जो संविधान सभा के लिए चुनाव है 1946 में हुआ और रिजल्ट आया, है ना। रिजल्ट में जो है मेरे ख्याल से 389 सदस्य थे, 293 सदस्य मनोनीत थे, बाकी सारे निर्वाचित थे। उनके लिए चुनाव आए, रिजल्ट वगैरह आए, वो सब पिछली वीडियो में हम कर चुके हैं। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ जाकर वो पहले वीडियो देखो, फिर ये चीज़ें जो हैं वो आपको समझ में आएगी, ठीक। अब जब 1946 में जब 389 सदस्यों के लिए चुनाव हुआ, 389 सदस्यों के लिए चुनाव हुए, तब उस समय भारत और पाकिस्तान इकट्ठा थे। लेकिन आपको पता हो 1947 में 15 अगस्त 1947 में हमारा देश जो है वो आज़ाद हो गया। न केवल आज़ाद हुआ बल्कि दो अलग अलग राष्ट्रों का निर्माण भी हुआ था, पाकिस्तान और भारत। तो जैसे ही भारत का डिवाइडेशन हुआ वैसे ही संविधान सभा की सीटों का भी डिवाइडेशन हो गया, सीटें भी घट गई। उस पर भी हम बात कर लेते हैं। तो हुआ क्या, 389 जो सदस्य टोटल थे, आज़ादी के बाद वह सदस्य संख्या घटकर रह गई 299। ये मैं 1947 के बाद की बातें बता रहा हूँ, ठीक है। दोनों को कंपैरिजन करके मैं पढ़ा देता हूँ ताकि चीज़ें क्लियर हो जाए। फिर हमने बात कर ली थी मनोनीत सदस्यों पर। मेरे ख्याल से हमारी पहली ही वीडियो इसी पर थी, मनोनीत, और यहाँ थे निर्वाचित। तो आज़ादी से पहले मनोनीत सदस्यों की संख्या थी 93, लेकिन आज़ादी के बाद वो सदस्य संख्या घटकर हो गई मात्र 70। और वहीं निर्वाचित सदस्यों की संख्या पहले जो थी वो 296 थी, 296, और वहीं आज़ादी के बाद वो रह गई मात्र 229। आगे और इनको विभाजित करें तो प्रांतों में और चीफ कमिश्नरशिप में। आज़ादी से पहले टोटल 4 चीफ कमिश्नरशिप थे, और आज़ादी के बाद मैंने आपको बताया था 4 कौन कौन से थे। ए अजमेर मेवाड़ा, बी बलूचिस्तान, कहाँ था, पाकिस्तान में। तो आज़ादी के बाद वो बलूचिस्तान कहाँ चला गया, पाकिस्तान में। 4 थे, अब कितने रह गए, 3। वही हम बात करने वाले हैं, आज़ादी के बाद 3 ही रह गए। 229 में से 3 यहाँ चले गए, तो प्रांतों में कितने रह गए, 226। ये थी व्यवस्था आज़ादी के बाद की। यहाँ तक चीज़ें क्लियर। चलिए, ये कॉन्सेप्ट जो है वो आपने याद रखना है। अब जब 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसकी हम बात करते थे। एक्चुअली में शायद आपको पता हो 1947 में हमारे देश के लास्ट गवर्नर जनरल जो हैं वो आए थे माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन। और लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा भारत को आज़ाद तथा विभाजित करने के लिए एक योजना लाई गई थी 3 जून 1947 को, जिसको बोलते हैं हम माउंटबेटन योजना। और इसी को ही बाद में प्रस्ताव या फिर मैं कहूँ पास करने के बाद यही बन गया था हमारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो ध्यान से सुनना, माउंटबेटन योजना कह दो या फिर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसी के तहत हमारा देश जो है वो आज़ाद हुआ था। आर्टिकल 395 में लिखा हुआ है, चेक कर लेना आप आराम से। तो इस कानून के तहत जो है वो क्या चीज़ें थी, इस कानून में लिखा था कि भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो जाएगा। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये
कि हमारी जो संविधान सभा, ध्यान से सुनना, दूसरा कॉन्सेप्ट ये था कि हमारी जो संविधान सभा है उस संविधान सभा को ये अधिकार होगा कि वह ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा या ब्रिटिश संसद के द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को वो समाप्त कर सकती है। संविधान सभा को इतनी बड़ी पावर दी गई। और तीसरा कॉन्सेप्ट ये था कि संविधान सभा को ये पावर होगा कि वह अब हमारे देश के लिए भी कानूनों का निर्माण कर सकती है। इस प्रकार उसी समय की संविधान सभा जो है वो उस समय की विधायिका थी, विधियों का निर्माण कर देती, और उसे ही हम उस समय की अंतरिम संसद के रूप में भी पुकारते हैं। तो संविधान सभा ने अपना कार्य अंतरिम संसद के रूप में कब प्रारंभ किया? तो 1947, 15 अगस्त 1947 से। और ये अंतरिम संसद के रूप में जो है वो कब तक काम करती रहती है? जब तक संसद के लिए 1952 में चुनाव नहीं हो जाते तब तक। ठीक, अब मैं बात कर रहा हूँ उस चौथे फैक्ट पर जो हमने पहले छोड़ दिया था, और वो था 24 जनवरी 1950 का चौथा फैक्ट। कि इस तारीख को चौथी फैक्ट क्या था? क्लियर? इस तारीख को चौथी बात ये हुई थी कि संविधान सभा, ध्यान से सुनना, इस तारीख को संविधान सभा को पूर्णतः भंग कर दिया गया था, क्योंकि संविधान का निर्माण तो हो गया और संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू भी होने वाला है। अब संविधान सभा को कोई काम नहीं रहा, तो संविधान सभा को क्या कर दिया? भंग कर दिया। और संविधान सभा पूर्णतः किस रूप में काम करने लग गई? अंतरिम संसद के रूप में काम करने लग गई। संविधान सभा पूर्णतः अंतरिम संसद के रूप में काम करना कब से प्रारंभ करती है? तो आंसर आएगा 24 जनवरी 1950 से। यह प्रश्न कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है और आपने ये याद भी रखना। यहां तक चीजें क्लियर? चलिए, तो वो अधिवेशन की ये जो बात है ये वही लिखनी है, लेकिन उसके लिए ये कॉन्सेप्ट भी आपको पता होना चाहिए। तो हमारी समितियां हो गई, हमारे अधिवेशन हो गए, हमारे वाचन हो गए, है ना। अब हम बात कर लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट के ऊपर, जो भी चीज़ें रही हैं। तो सबसे पहले एक बहुत ही छोटा, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न, वो ये कि भारतीय संविधान का पिता जो है वो किसे कहा जाता है? तो मेरे ख्याल से आप सबको वो आंसर पता होगा। हाँ जी, बताए। बिल्कुल सही, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को किस अन्य नाम से पुकारा जाता है? आधुनिक मनु के नाम से। ये दो बातें भी एग्जाम्स में पूछ ली जाती है। उसके अलावा हमने बात की थी कि भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार था, है ना। और भारतीय संविधान को लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। इसके पीछे की वजह हम जानते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि भारतीय संविधान इस दिन लागू नहीं हुआ। इस दिन भी भारतीय संविधान के कुछ अनुच्छेद लागू हो चुके थे। लगभग भारतीय संविधान के कुल 16 अनुच्छेद, ध्यान से सुनना, 16 अनुच्छेद इसी तारीख को लागू हो चुके थे। जैसे अनुच्छेद 5, 6, 7, 8 जो हैं, उसके अलावा 324 हैं, 391, 92, 93, 94, ये सारे अनुच्छेद जो हैं वो इसी तारीख को लागू हो गए थे। और बाकी जो भी पार्ट संविधान का बचा वो सारा का सारा जो है वो इस तारीख को लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। अब मैं आपको ये बता दूं कि इस तारीख को जो संविधान लागू हुआ था उसके पीछे की वजह क्या थी। वजह ही इससे 30 साल या 31 साल पहले का हमारा ऐतिहासिक तथ्य है। बात है दिसंबर 1929 की, 1929 की साल। दिसंबर 1929 में कांग्रेस ने अपना एक अधिवेशन किया था और वो अधिवेशन हुआ था लाहौर में। ध्यान सुनना, बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है। कांग्रेस का 1929 का लाहौर अधिवेशन जो है वो इसके पीछे की वजह है।
इस लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने एक निर्णय लिया और वो निर्णय ये था कि अगले वर्ष यानी कि 1930 में 26 जनवरी 1930 में कांग्रेस जो है वो पहली बार पूर्ण स्वराज दिवस जो है वो बनाएगी या पहला स्वतंत्रता दिवस भी बनाएगी। एक ही बात है। इस तारीख को ये निर्णय लिया गया कि कांग्रेस अगले वर्ष 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस जो है वो बनाने वाली है। और इसी तारीख के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए कांग्रेस ने ये निर्णय लिया कि हमारा संविधान भी इसी तारीख को लागू होना चाहिए। और इसी वजह से 26 जनवरी 1950 को हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ था। ये थी उसके पीछे की वजह जो आपको जाननी चाहिए। क्लियर? चलिए अब आगे बात करते हैं। अब इस तारीख को जो हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ उस संविधान के बारे में थोड़ी सी बात, वो ये कि इस तारीख को जो संविधान लागू हुआ था उस संविधान में टोटल कितने भाग थे, वो उस संविधान में टोटल कितने अनुच्छेद थे वो, और इस संविधान में टोटल कितनी अनुसूचियां थी। तो ध्यान से सुनना, भागों की बात करें तो 22 भाग थे। 1950 को लागू हमारे मूल संविधान में 22 भाग थे और आज 2020 में भागों की संख्या हो गई है 25। और वहीं अनुच्छेदों की बात करें तो मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे इस वाले संविधान में, और आज 465 से भी ऊपर है। और अनुसूचियों की बात करें तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी और आज की तारीख में कितने, 12 अनुसूचियां हैं। तो मूल संविधान के ये कॉन्सेप्ट भी आपको याद रखने हैं। ठीक है यहाँ तक? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं संविधान जो बनकर तैयार हुआ उस संविधान को लेकर कुछ थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट सी बातें। ठीक, सबसे पहली बात कि हमारा जो मूल संविधान है, जो ओरिजिनल संविधान है, वो किस लैंग्वेज में लिखा था। अगर आपको पता हो तो इंग्लिश में लिखा था मित्रों। अंग्रेजी भाषा में जो है या रोमन लिपि में जो है वो लिखा गया था। हमारे संविधान की ओरिजिनल जो कॉपी है, मूल जो प्रति है, वो इंग्लिश में लिखी थी और हैंड रिटन थी मित्रों। क्लियर? हैंड रिटन वो जो है वो कंपनी थी। मूल प्रति जो है, ध्यान से सुनना, यहाँ से एक प्रश्न जो है वो पूछा जा चुका है और प्रश्न जो है वो मेरे ख्याल से लास्ट ईयर महिला सुपरवाइजर में प्रश्न आया था कि वो हमारे संविधान की जो मूल प्रति है वो किसके द्वारा लिखी गई थी, हस्तलिखित किसने की थी। तो ध्यान से सुनना, हमारे संविधान को जो है वो एक शख्सियत ने लिखा था जिसका नाम था प्रेम बिहारी, ध्यान से सुनना, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा वो शख्सियत थी जिन्होंने भारतीय संविधान को पन्नों पर उकेरा था। मेरे ख्याल से उनकी राइटिंग अच्छी होगी, जैसे मेरी है वैसे ही कुछ, तो इस वजह से। क्लियर? यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। लेकिन आज आपको शायद पता हो कि भारतीय संविधान इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही अवेलेबल है, यानी कि हो ना हो भारतीय संविधान का इंग्लिश से हिंदी में भी अनुवाद करवाया गया है। हाँ, और वो किसने किया था, ये प्रश्न बन चुका है और मेरे ख्याल से नेक्स्ट लेवल का प्रश्न फिर यही बनेगा कि हिंदी में अनुवाद करता कौन थे। तो उन व्यक्तियों का नाम है बसंत कृष्ण वैद्य। बसंत कृष्ण वैद्य जो हैं वो हमारे हिंदी अनुवादक थे संविधान के। क्लियर? ये चीज़। लेकिन आपको जो जानने जो बात जाननी चाहिए वो ये कि क्या इस संबंध में हमारे संविधान में भी कहीं लिखा है, क्या 395 अनुच्छेदों में से कोई अनुच्छेद ऐसा है जो ये कहता है कि भारतीय संविधान का हिंदी में अनुवाद हो? क्या ये संवैधानिक प्रावधान है, क्या ये संवैधानिक व्यवस्था है कि भारतीय संविधान का हिंदी में अनुवाद होना ही चाहिए? जी हाँ मित्रों, ये है आर्टिकल 394 का जो बाद में जोड़ा गया था। इसमें लिखा हुआ साफ कि हमारे देश के राष्ट्रपति को ये अधिकार है
कि वह चाहे तो भारतीय संविधान या उसके संशोधनों का हिंदी में अनुवाद भी करवा सकता है। ये व्यवस्था 58वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ी गई थी, बाद में ये चीज़ जोड़ी गई थी, और इसी के तर्ज पर बसंत कृष्ण वैद्य ने हिंदी में अनुवाद करवाया है। क्लियर यहाँ तक? आज की ये वीडियो जो है वो काफ़ी लंबी होने वाली है। इसके बारे में जितने भी फैक्ट हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में ज़रूर करेंगे, और आई एम श्योर आपके लिए ऐसा कोई भी कंटेंट, ऐसा कोई भी फैक्ट नहीं रहेगा जो आपके एग्ज़ाम में आने लायक हो और हमसे वो छूट जाए। ठीक, तब तक के लिए अपने घर पर रहिए और कानून और व्यवस्था का पूरी तरह से पालन करिए। बी सेफ। थैंक यू।